नमस्कार, स्पेक्ट्रम बुक के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम उससे आगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास के अंत में आपके अभ्यास के लिए संघ लोक सेवा आयोग और अन्य स्टेट पीसीएस के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके कुछ प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रांसीसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1751 से 1755 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब को और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। इधर 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। युद्ध क्षेत्र में से अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नसरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इन अधिकारियों ने 1750 के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया, परंतु मुजफ्फर जंग के पद पर आसीन होने के पूर्व ही हत्या कर दी गई। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान किया। 1751 में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 में अंग्रेजी सेना त्रिचनापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर से सेनाएं भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली के घेरे में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दी। अगस्त 1751 में क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला, तब उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी। रजा खां ने अर्काट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। रजा खां को विवशतापूर्ण पीछे हटना पड़ा। अर्काट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लो को पराजित कर त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा। शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया तथा 1753 में फिर से त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। 1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई और इसीलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुला लेने का निर्णय लिया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया
तथा उसकी जगह गॉड्यू को गवर्नर नियुक्त किया गया। गॉड्यू और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत ने अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कर दी। 1755 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। यह भी प्रावधान किया गया कि यदि दोनों देशों की सरकारें इसे मान्यता प्राप्त कर देंगी तो यह संधि अस्थायी होगी। 1755 में ही फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पांडिचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा। इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे थे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिए जाने के कारण फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत ने भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, जबकि इस समय से रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पांडिचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश ने पूर्ण सहयोग दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गॉड्यू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंत में प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए एक प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। ऑप्शन सी, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत की शक्ति चरम सीमा पर थी। और ऑप्शन डी, वांडीवाश युद्ध के बाद हुई पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा न तो वे अपने कारखाने की किलेबंदी कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। और मेंस के लिए एक प्रश्न, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम इससे आगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे।